हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 202 का जून 2024 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है सिंप्लीफाई द फंक्शन एफ ए बी सी इज इक्वल टू लेमडा 2345 यूजिंग के मैप, ऑल्सो ड्रॉ द सर्किट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो ये देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे आप लोगों को के मैप का यूज़ करके एक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने बोल रहा है और ड्रॉ सर्किट भी बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने MCS ट्यूटोरियल में करवाया है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए के मैप का आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी पता है तो भी मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ वो देखिए यहाँ देखते हैं। चलिए सबसे पहले भाई हम लोग को के मैप बनाना है, तो हम लोगों को यहाँ पे फंक्शन कितना दिया है, मतलब किसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, तो एफ मतलब के अंदर देखिए ABC यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों को ये मैंने के मैप बनाया है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट में रहेगा A और इधर रहेगा BC। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे A भी कर देते और इधर C कर देते, आपके ऊपर है। पर अगर ABC करके करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने A कर दिया, BC कर दिया। अब इसके अंदर नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। तो क्या होगा, A है तो मतलब सिर्फ सिंगल वैल्यू है, तो इसलिए इस तरह वाला पार्ट में सिर्फ आएगा 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए BC है यानी कि 2 पार्ट है, तो इसके अंदर का नंबरिंग क्या होगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये होता है नंबरिंग। आप सिंपली इसको याद कर लीजिए कि कैसे आपको के मैप में नंबरिंग किया जाता है। ये सब चीज़ हालांकि आपको पता होगा, आप लोगों ने 11-12 में भी पढ़ाई किया होगा ये सब ऑलरेडी, समझे। तो यहाँ पे नंबरिंग होता है 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों का बनेगा कितना, 2 का सेट। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या क्या वैल्यू है, 2 3 4 5 यानी कि 5 ही तक है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे मेरे को बस 2 ही लाइन बनाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। अच्छा क्यों होगा, तो देखिए ये सब मेरा एक बॉक्स है। ठीक है, ये पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स, इस तरह से। तो अब देखिए ये सब जितने भी बॉक्स है इसका भी नंबरिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये नंबरिंग कैसा होता है, तो पहला आएगा 0 से शुरू होगा, पहला वो ये बॉक्स हुआ 0, ये बॉक्स हुआ 1। ठीक है, फिर आएगा ये बॉक्स हो जाएगा 2 और फिर होगा ये बॉक्स 3। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आएगा ये हो गया 4, ये हो गया 5, फिर 6 ये होगा और फिर 7 ये होगा, समझे। तो आपको डिफरेंस क्या दिखा, 0 1 2 3 नहीं है। ठीक है, क्या है 0 1, उसका 2 हो गया इधर, फिर आया 3, फिर नीचे आ गए 4, फिर हो गए 5, फिर हो गया 6 यहाँ पे, फिर 7, समझे। तो इसी में देखिए हम लोग को 5 ही तक था तो हम लोगों ने 7 तक कर दिया, आगे बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ 2 3 4 5 मतलब जहाँ जहाँ नंबर है हम लोगों को वहाँ पे मैं 1 कर दूंगा। ठीक है, तो 2 वाले यानी कि 2 वाले बॉक्स में 1 हो गया, फिर है 3 तो 3 वाले बॉक्स में भी 1 हो गया, फिर है 4 तो 4 वाले बॉक्स में भी 1 हो गया, और फिर है 5 तो 5 वाले बॉक्स में भी 1 हो गया। बाकी सब पे 0 0 0 रहेगा, आप उसको 0 0 लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो मैंने छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 1 और ये नीचे 1 1, तो ये हम लोगों का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने वैल्यू सब डाल दिया है। अब हम लोग बनाएंगे इसका सेट। ठीक है, तो सेट क्या होगा, तो यहाँ देखिए हम लोग का सिंपली हम लोग ज़्यादा से शुरू करेंगे, पहले 8 का सेट बनता है, फिर 4 का, फिर 2 का, इस तरह से सेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 का कोई सेट बन सकता है क्या, 2 1 यहाँ पे है, 2 1 यहाँ पे है, तो हम लोग का 4 का सेट नहीं बन सकता। मान लीजिए अगर यहाँ 1 होता और यहाँ पे भी 1 होता तो हम लोग का ये 4 का सेट बन जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ, इसलिए हम लोगों का अब 4 का तो बनेगा नहीं। तो हमको देखना होगा क्या 2 का बन रहा है, तो हाँ देखिए ये 1 2 का बन रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये दोनों 1 मिलके ये 1 2 का सेट बन रहा है, यानी कि हम लोग को देखिए यहाँ पे 2 सेट बन गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेट बन गया, सेट का काम कंप्लीट। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे नॉर्मल। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे एफ ए बी सी इक्वल टू भी लिख सकते थे, पर y मतलब मैंने वही कर दिया, ये एफ ए बी सी इज इक्वल टू वाई हो गया। तो y इज इक्वल को क्या हो गया, तो अब देखिए हम लोग पहले इस वाले सेट को देखते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए सेट 1 मान लेते हैं। तो अब हम लोग इस पर देखेंगे कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो पहले इधर से देखते हैं, तो ये 1 1 है, तो ये वाला जो a है ये दोनों में है। ठीक है, ये जो सेट बन रहा है, ये जो 1 है, ये जो a है ये दोनों में है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये इस तरह से है, तो 1 और 1 इन दोनों में a भाई हम लोग का कॉमन है इस तरफ से, तो a कॉमन है तो मैंने a को लिख दिया एज इट इज़। उसके बाद देखिए ये 2 1 1 है, तो अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पे क्या है 0 0 है और यहाँ पे 0 1 है, यानी कि b डैश c डैश और b डैश c। ठीक है, यहाँ पे अच्छा नॉर्मल ये समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग 1 हुआ तो नॉर्मल a लिखेंगे, है ना, 1 हुआ तो नॉर्मल a, और अगर 0 होता है तो a डैश बोलिए, a बार बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 0 है मतलब कि bc है, मतलब b डैश हो गया, c डैश हो गया। यहाँ पे 0 1 है
मतलब 0 है तो मतलब बी डैश हो गया, और सी 1 है तो सी रहेगा नॉर्मल। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 1 है तो यानी कि दोनों बी सी नॉर्मल नॉर्मल। फिर यहाँ पे देखिए 1 है तो बी हो गया नॉर्मल, और 0 है तो सी बार हो गया, समझे। तो इस तरह से आप ये भी लिख दो, वैल्यू भी लिख दो। तब यहाँ पे देखिए नॉर्मल दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों 1 1 में, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि सी वाला वैल्यू देखिए यहाँ पे सी डैश है और यहाँ सी है, तो सी वाला वैल्यू चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में बी डैश कॉमन है, तो इसलिए हम लोग का यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, तो बी डैश कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए यहाँ से निकला और बी डैश यहाँ से निकला, तो ये हो गया ए बी डैश, बीच में प्लस का साइन रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया प्लस। उसके बाद आएगा इन दोनों में, अब ये जो सेट है इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे, तो पहले इस तरफ से देखते हैं। तो इस तरफ से देखिए भाई ए डैश जो है ये दोनों में है, ऑब्वियस सी बात है, तो ए डैश हम लोग का इधर से निकल गया। अब फिर इधर देखेंगे 1 1 और वर्जिनो में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे बी जो है दोनों में है, लेकिन यहाँ पे सी और यहाँ पे सी डैश है, यानी कि सी बदल रहा है, तो हम लोग का बी कॉमन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इधर से ए डैश हो गया और इधर का बी जो है वो बी आ गया, तो हो गया ए डैश बी। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने इस फॉर्म को सिंप्लीफाई कर दिया, ए बी डैश प्लस ए डैश बी, ठीक है। अब देखिए हम लोग को इसको सर्किट बनाने बोल रहा है, लेकिन नैंड गेट का यूज़ करके बनाने बोल रहा है। अच्छा, मैंने एमसीएस 12 में जो पढ़ाया था ना, उसमें नैंड गेट का नहीं होता था, नॉर्मल गेट का करके हमको बनाने बोलता था। तो नैंड गेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या हो जाता है कि हम लोग को ना इसको क्या करना होगा कि डबल कॉम्प्लीमेंट करना होगा बोथ साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वाई का वैल्यू है इसको डबल कॉम्प्लीमेंट कर दो बोथ साइड। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब कि इसके ऊपर बार लगा देना है ना, तो यहाँ पे वाई के ऊपर डबल किया तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ऊपर लाइन, तो ये हो गया वाई डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू है ए डैश मतलब ए बी डैश प्लस ए डैश बी, वो तो किए, उसके बाद डबल कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर लगा दिए, मतलब 2 लाइन कर दिए इस पूरे के ऊपर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे रूल होता है, डी मॉर्गन का एक लॉ होता है, उसके अंदर रूल होता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो देखिए ये जो पहला वाला कॉम्प्लीमेंट है ये इस पूरे के ऊपर है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला होता है हम लोगों का कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो हम लोग का उसके अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए मैंने वही लिखा, ए बी डैश को तो एज इट इज रखा है ए बी डैश, ये प्लस क्या हो गया तो मल्टीप्लाइंग हो गया, ठीक है, प्लस रहता है तो डॉट में बदल जाता है, तो प्लस था तो डॉट में हो गया, और फिर ये ए डैश भी सेम रहा। अब देखिए ये जो पहला वाला कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये जो नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट है, ये हम लोग का दोनों के ऊपर सेपरेट चला जाएगा, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई हुआ मतलब ये प्लस जब मल्टीप्लाई मतलब डॉट में चेंज हुआ, तो हम लोग का ये जो दोनों है ये जो पूरा बार सबके ऊपर था वो सेपरेट चला गया। तो पहले ए बी डैश के ऊपर ये देखिए नॉर्मल बार है यहाँ पे, फिर डॉट ए डैश बी उसके ऊपर नॉर्मल बार है, और ये जो ऊपर वाला बार था मतलब ऊपर वाला जो कॉम्प्लीमेंट था वो तो अभी भी है ही, तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है ही, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल, समझे। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको हल्का सा समझ में आएगा, हो गया, इतना ही करना था। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, सर्किट बनाना है, तो चलिए सर्किट बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या क्या वैल्यू की जरूरत है, ए बी है ना, देखिए ए बी की जरूरत है, फिर ए डैश और बी डैश की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल लाइन खींच दिया, ये हो गया हम लोग का ए, फिर मैंने यहीं से ए को ऊपर नॉट लगा दिया है, मतलब ए डैश मतलब ये जो ए नॉट है इसको ए डैश कह सकते हो, है ना। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे नॉट का साइन लगाएंगे, तो ये हम लोग का नॉट का साइन होता है, ठीक है, ट्राइंगल उसके आगे 0 मतलब वो समझिए, सर्कल समझिए, और फिर तो यहाँ से ये क्या हुआ ए था तो यहाँ पे नॉट लगा तो ये हो गया ए नॉट, है ना, ए डैश या फिर ए बार, तो ये हो गया ए बार। फिर यहाँ से मैंने एक बी सर्किट बनाया, बी के ऊपर भी मैंने नॉट लगा के बी बार बना दिया है, ठीक है। अब क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को ये सब की जरूरत है। तो देखिए पहला है क्या है, ए के साथ हम लोगों का बी डैश है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग का क्या है, नैंड गेट लगा हुआ है, मतलब नैंड लगा हुआ है। अच्छा, हम लोगों ने इसलिए इसको इस फॉर्म में इसलिए बदला है ना, क्योंकि हम लोग को नैंड गेट का यूज़ करके बनाना है। तो देखिए नैंड गेट क्या होता है ना, मान लीजिए अगर आपको एक्स और वाई है, यहाँ पे ए बी की जगह अच्छा मान लीजिए नॉर्मल ए बी रहता, तो अगर ए बी के ऊपर आप नैंड गेट लगाते तो क्या हो जाता, ए इंटू बी यानी कि ए डॉट बी के ऊपर बार लग जाता, समझे। तो हम लोगों ने जब इसको इस फॉर्म में चेंज किया ना, ताकि हम लोग यहाँ पे नैंड गेट का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे देखिए ए बी डैश है उसके ऊपर बार है, तो हाँ भाई हम लोग यहाँ पे नैंड गेट का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ए को लेके आओ, तो ए मैंने यहाँ से नॉर्मल लेके गया, ठीक है, ये हम लोग का ये जो लाइन है ये नॉर्मल ए का है ना, ये ना ए डैश वाला है, तो मैंने ए को यहाँ से नॉर्मल लेके गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है बी डैश, तो बी डैश वाला ये वाला लाइन है, तो मैंने बी डैश को भी लेके गया, इन दोनों के बीच में नैंड गेट लगा दिया। नैंड गेट हम लोग का कुछ इस तरह से दिखता है, डी के आगे सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया नैंड गेट। तो यहाँ से क्या हो गया, नैंड गेट बना तो ए मतलब ए आया यहाँ से और फिर बी आया, बी डैश आया यहाँ से, तो दोनों हो गया डॉट में ए बी डैश, और उसके ऊपर नैंड लगा है तो इसलिए हम लोग का बार चढ़ गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया
इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, ए डैश बी। तो मैं ए डैश, ये जो लाइन है इससे ए डैश को लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ए डैश को लेके गया, और फिर बी है तो बी ये वाला लाइन है, तो मैं यहाँ से बी को उठा के लेके गया, इन दोनों के बीच में नैंड लगाया, तो वही नैंड लगाया, तो क्या हो गया, ए डैश बी और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट वाला वैल्यू आ गया, ये भी कॉम्प्लीमेंट वाला वैल्यू आ गया। तो अब इन दोनों के बीच में क्या है, इन सब के ऊपर भी एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, यानी कि इन सब के ऊपर भी एक नैंड गेट लगा दो, है ना। इन सब के अगर इन दोनों का भी नैंड गेट कर देंगे हम लोग, नैंड कर देंगे, तो क्या बोला था मैंने, अगर एक्स वाई का करो तो उसके ऊपर बार लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी है, इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर भी बार है, तो अगर मैं इन दोनों का कर दूंगा तो इस बार के ऊपर भी बार लग जाएगा, है ना, मतलब फाइनल आंसर हम लोग का यही बन जाएगा। तो मैंने वही क्या, नैंड गेट लगाया, तो हम लोग का ये वाला वाई बन गया। ठीक है, नॉर्मल सा मैथ, ए बी डैश हो गया, ये वाला यहाँ से ए बी डैश के ऊपर बार है, डॉट नैंड लगाने से डॉट, और फिर ए डैश बी उसके ऊपर बार है, ये हो गया, और पूरे के ऊपर हम लोग का एक कॉम्प्लीमेंट चढ़ गया, तो ये हम लोग का वाई बन गया, समझे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वाई कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, तो ये कैसे हो गया, वाई कॉम्प्लीमेंट, वाई डबल कॉम्प्लीमेंट, वाई कैसे बन गया। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप ए के ऊपर बार है ना, ए का नॉट करोगे और उसके ऊपर फिर से नॉट लगा दोगे तो वो ए ही बन जाता है, समझे। ए का नॉट लगाना मतलब ऐसे समझिए, अगर ए वन है और अगर उस आपने ए नॉट कर दिया, यानी कि ए नॉट वाला लगा दिया, ए डैश कर दिया, तो वो हो गया जीरो, और अगर आप मान लीजिए उस जीरो के ऊपर फिर से नॉट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। नॉट करना मतलब साइन चेंज हो जाना। तो देखिए वन से शुरू किए थे, वन से जीरो पहुंचा, एक नॉट लगाए और फिर उसके ऊपर मैंने फिर से नॉट लगा दिया तो वन हो गया, यानी कि क्या हुआ, अगर मैं एक वैल्यू को डबल कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ए बार के ऊपर बार कर देता हूँ, तो वो ए ही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वाई के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट लगा था तो वो वाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये वाई बन गया, और ये वाई मतलब ये फाइनल वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने नैंड गेट का यूज़ करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 2 का है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 का बी नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ 2x4 डिकोडर, ड्रॉ इट्स ट्रूथ टेबल एंड एक्सप्लेन इट्स लॉजिक डायग्राम विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल इनपुट। ये हम लोग का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को 2x4 डिकोडर के बारे में पूछा है, उसका ट्रूथ टेबल, लॉजिक डायग्राम सब कुछ पूछा है। ठीक है, तो देखिए 2x4 क्या होता है। A 2x4 decoder is a combinational circuit that decodes a 2-bit binary input into one of 4 outputs. It has 2 input and 4 output. देखिए नाम से पता चला 2x4, यानी कि इसमें ये पहली बात तो हम लोग का डिकोड करता है 2 बिट बाइनरी वैल्यूज़ को। ठीक है, और इसका आउटपुट आता है 4। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 2 इनपुट गया और आउटपुट आया 4, वेयर ईच आउटपुट कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 इनपुट। ठीक है, यहाँ जहाँ पे जितने भी आउटपुट्स होते हैं, चारों आउटपुट यूज होते हैं, वो 2 इनपुट का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाता है। 2 इनपुट क्या है, 0 और 1, तो वो जो चारों मतलब आउटपुट आएंगे वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक होगा 0 0, एक होगा 0 1, एक होगा 1 0, एक होगा 1 1। तो देखिए चारों अलग अलग है, तो इस तरह से हम लोग का चारों आउटपुट बनता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो ए और बी डाले, ये 2x4 डिकोडर है, तो इसके अंदर हम लोग का 4 वैल्यू आया, D0 D1 D2 D3। ठीक है, तो ये हो गया। अब अच्छा ये कैसे वर्क करता है, तो पहले आएगा इनपुट, 2 इनपुट्स ए एंड बी, कुछ भी ले सकते हो, एक्स एंड वाई, कुछ भी आपके ऊपर है ना। आउटपुट क्या आएगा, तो 4 आउटपुट, D0 D1 D2 D3, है ना। इसी के हिसाब से मैंने लिख दिया है कि 4 आउटपुट ये आ जाएगा। आप इसको Y0 Y1 Y2 Y3 ये भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट। For any combination of input A and B, only one of the output is active, logic high 1, और while the rest is inactive। अच्छा इसको समझिए क्या होता है कॉम्बिनेशन में, कि एक ही एक्टिव रहता है, बाकी जो रहते हैं सब इनएक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल में आप समझोगे, तो देखिए ट्रूथ टेबल में मैंने क्या बोला, 2 इनपुट होते हैं, तो ए बी ले लिए, तो ए बी का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो 2 इनपुट है यानी कि 2 का पावर n बनेगा कॉम्बिनेशन, मतलब 2 के पावर n यहाँ पे लाइन्स बन जाएंगे। तो 2 का पावर n यानी कि 2 का पावर 2 4, तो 4 लाइन बनेंगे। तो ए के अंदर वैल्यू क्या आएगा, 0 0 1 1, बी में आएगा 0 1 0 1। ये आपको पता है कि कैसे इसको वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो सिंपल समझिए, अगर 2 का है तो पहला वाले वैल्यू में क्या आएगा, 0 0 1 1, और फिर नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, 0 1 0 1। ठीक है, तो ये आप लोग का वैल्यू को इनपुट करने का तरीका आता है। तो अब यहाँ पे देखिए आउटपुट्स क्या आएंगे, तो जहाँ पे ए और बी 0 0 है, तो D0 में D0 का वैल्यू 1 होगा और बाकी सब 0 रहेगा, तो बाकी D1 D2 D3 0 0, है ना। फिर जब ए का वैल्यू 0 रहेगा, बी का वैल्यू 1 रहेगा, तो
D1 में D1 का वैल्यू 1 रहेगा, बाकी सब 0 0 रहेगा। तो D0, D2, D3 ये सब 0 0। ये सिंपल फॉर्मूला है ना 2x4 डिकोडर का। उसके बाद देखिए जब A का वैल्यू 1 रहेगा, B का वैल्यू 0 रहेगा, तो यहाँ पे D2 का वैल्यू 1 आएगा, बाकी सब 0 0 रहेगा आउटपुट में, तो ये 0 0 0। फिर देखिए जब दोनों 1 1 रहेगा तो D3 यानी कि लास्ट वाला जो आउटपुट है उसका वैल्यू 1 रहेगा, बाकी सब 0 0 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसलिए बोले थे कि फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ए एंड बी ओनली वन ऑफ आउटपुट इज एक्टिव, यानी कि एक आउटपुट हम लोगों का कोई भी कॉम्बिनेशन हो उसमें सिर्फ एक आउटपुट एक्टिव रहेगा, बाकी सब इनएक्टिव रहेगा। समझे? देख रहे यहाँ पे ये एक्टिव है, बाकी सब इसका तीनों इनएक्टिव है, यहाँ पे ये एक्टिव है तो बाकी सब तीनों इनएक्टिव है। तो आप देखिए ये हो गया हम लोग का लॉजिक डायग्राम। ठीक है, लॉजिक डायग्राम भी पूछा है, तो लॉजिक डायग्राम के लिए क्या बनेगा, पहली बात तो दो इनपुट है तो ए और बी, भाई हम लोग का ये दो इनपुट हो गया ए एंड बी। ठीक है, अब इसके अंदर इसको मैंने नॉट भी लगा दिया है, नॉट लगा के मैंने ए डैश कर दिया है, इसको बी डैश भी कर दिया हूँ। आगे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके लिए इनपुट के लिए, पहला इनपुट के लिए, तो पहला इनपुट क्या है, जब हम लोग का ए 0 रहता है और बी 0 रहता है ना, तो ए 0 रहेगा बी 0 रहेगा, मतलब कि ए डैश रहेगा बी डैश रहेगा, है ना। मैंने बताया था ए को अगर 1 रहेगा तो ए नॉर्मल लिखाएगा, और अगर 0 रहेगा तो ए डैश लिखाएगा, ए डैश ए बार बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए 0 है बी 0 है, तो यहाँ से हम लोगों का ए 0 है मतलब कि ए डैश आएगा, है ना, पहले वाले के लिए। मतलब D0 बनाने के लिए हम लोगों को क्या है, D0 का 1 है ना, तो D0 1 है, तो इसके लिए हम लोग का इनपुट क्या है, 0 और 0 है, तो 0 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इनको भेजा है, यहाँ से मैंने ए वाला बना दिया, बी वाला बना दिया, ए डैश बी डैश, है ना। देखिए सिंपल क्या किया मैंने, इस ए वाले, ये नॉर्मल ए है, इसको उठा के मैंने यहाँ डाल दिया है, जिससे मेरा ये पूरा एक नॉर्मल ए का मैंने लाइन बना दिया है। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो लॉजिक सर्किट। ठीक है, सेम भी देखिए बी के लिए है, तो मैंने बी को यहाँ से उठा के एक लाइन खींच के यहाँ पे एक बड़ा सा बी बना दिया है, ताकि मैं आगे इसको यूज़ कर सकूँ, तो ये मेरा नॉर्मल बी का लाइन बन गया। फिर देखिए ए डैश का मेरे को बनाना है ना, तो देखिए मैंने ए डैश को सिंपल यहाँ से उठा के, ये जो नॉट लगा के, ये ए था तो नॉट लगा दिया, तो ये ए डैश हो गया, इसको मैंने उठा के सिंपल यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और यहाँ से एक लाइन बना दिया हूँ ए डैश का, ताकि मैं आगे यूज़ कर सकूँ। सेम भी देखिए बी डैश के लिए भी मैंने यहाँ से, ये बी था, नॉट लगा के बी डैश बनाया, इसको आगे लेके यहाँ तक गया हूँ, और यहाँ पे एक लाइन बना दिया हूँ बी डैश के लिए। अब देखिए D0 का आउटपुट में D0 पे 1 है ना, तो यानी कि इसके लिए मेरा क्या है, 0 और 0 है, तो यानी कि हम लोगों का ए डैश बी डैश है, तो मैंने ए डैश से वैल्यू को लेके गया हूँ, बी डैश से वैल्यू को लेके गया हूँ, और इन दोनों के बीच में एंड लगा दिया हूँ। ठीक है, ये एंड का साइन है। ठीक है, तो एंड लगाया हूँ तो क्या हो गया, Q0 का वैल्यू आया, Q0 बोलिए। अच्छा यहाँ पे देखिए Q0 है, यहाँ पर D0 है, तो आप आउटपुट अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। जब आप ये वाला टेबल बनाओगे, मतलब सर्किट बनाओगे, तो यहाँ पे आप D0 कर लीजिएगा इन सबको, D0 D1 D2 D3। ठीक है, तो यहाँ पे D0 का वैल्यू क्या आ गया, तो ए डैश बी डैश, यानी कि 0 0, तो यानी कि ए डैश और बी डैश हो गया। सेम विथ आप देखिए D1 पे 1 है, बाकी सब पे 0 है, तो D1 पे 1 कब होगा, जब हम लोग का ए 0 रहेगा और बी 1 रहेगा, तो ए 0 मतलब ए डैश, तो ए 0 मतलब ए डैश से लेके वैल्यू को चलो, ए डैश को लेके चलो, और बी नॉर्मल रहेगा, बी 1 रहेगा, तो बी से वैल्यू मतलब बी को उठा के लेके चलो, नॉर्मल बी को, दोनों के बीच में एंड कर दो, एंड करोगे तो क्या Q1 का वैल्यू आएगा, यानी कि D1 का वैल्यू आएगा। D1 का वैल्यू क्या है, 0 1, यानी कि ए डैश और बी का बी नॉर्मल, तो ए डैश और बी आ गया। फिर इसी तरह से Q2 यानी कि D2 का वैल्यू कब आएगा, 1, मतलब 1, उसके लिए क्या चाहिए, ए का 1 होना चाहिए, बी का 0 होना चाहिए, तो ए का 1 मतलब नॉर्मल ए, तो नॉर्मल ए को उठा के लेके चल भाई, लेके गए, और बी का 0 मतलब कि बी डैश, तो बी डैश को उठा के लेके जाओ, दोनों के बीच में एंड करो, तो यहाँ से हम लोग का क्या वैल्यू है, D2 का वैल्यू आया, यानी कि क्या, तो 1 और 0, यानी कि ए का ए नॉर्मल ए और बी डैश, तो ए बी डैश आ गया। सेम विथ आगे लास्ट क्या है, D3 पे 1 कब है, जब हम लोग का ए और बी दोनों 1 1 है, तो 1 1 होने के लिए मतलब क्या, नॉर्मल ए, तो नॉर्मल ए को लेके चल, फिर नॉर्मल बी, तो नॉर्मल बी को लेके चल, दोनों के बीच में एंड कर, तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, D3 का वैल्यू आया, वो क्या है, ए बी, है ना। तो इस तरह से हम लोग का ये आउटपुट बनता है। ये इन्वर्टर, बाइनरी इनपुट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आपने ए लिखा, ये सब बनाया, बी लिखा, ये बनाया, है ना। ये डेटा लाइन्स लिखने की जरूरत नहीं है, एंड गेट लिखने की जरूरत नहीं है, डिकोडेड आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना दूर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बना दिया पूरा क्या, लॉजिक डायग्राम। तो ये हो गया हम लोग का पूरा 2x4 डिकोडर के बारे में। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ अ लॉजिक डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ऑल्सो एक्सप्लेन द एग्जिस्टेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये हम लोग का 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।
तो देखिए एन एस आर मतलब सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। एस आर का मतलब क्या, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इट हैज टू इनपुट्स एस फॉर सेट एंड आर रीसेट एंड टू आउटपुट क्यू यानी कि नॉर्मल आउटपुट एंड क्यू बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। ठीक है, द एस आर फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स अ सिंगल बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन एंड इट स्टेट्स डिपेंड ऑन द आउटपुट और एंड द क्लॉक सिग्नल। ठीक है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि भाई दो इनपुट होता है एस और आर, सेट और रिसेट, दो आउटपुट आता है क्यू यानी कि नॉर्मल आउटपुट और फिर क्यू डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। और ये एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, हम लोग का सिंगल बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन को रखता है और इसका जो स्टेट होता है यानी कि वो जो इसकी वैल्यू बदलते रहती है वो आप लोगों का इनपुट के ऊपर और साथ में क्लॉक सिग्नल यानी कि क्लॉक आपने क्या सेट करके रखा है उसके ऊपर आपका इसका जो स्टेट होता है वो बदलते रहता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका लॉजिक डायग्राम, सिंपल एस आर फ्लिप फ्लॉप याद कर लीजिए, ये सब डायग्राम को याद कर लेते हैं, जैसे एस आर हो गया, जेके हो गया। अच्छा, मैंने ये सब चीज़ को भी ना फ्लिप फ्लॉप के बारे में एमसीएस ट्यूटोरियल में पढ़ाया हुआ है, जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में था वो पढ़ाया हुआ, उसमें भी मैंने एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ एमसीएस ट्यूटोरियल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो क्या हो गया, आप देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो ये हम लोग नैंड गेट का यूज़ करके बनाया है। तो यहाँ से देखिए एस गया, यहाँ से आर गया, ये हो गया क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स मतलब कि एक वैल्यू जिसको हम लोगों ने हमेशा हाई पे सेट करके रखा है, यानी कि हमेशा ये 1 भेजेगा क्लॉक सेट। ठीक है, अब यहाँ पे एस और आर का वैल्यू वही 0 1 1 0 बदलते रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसके ऊपर मैंने नैंड किया, फिर ये नैंड गेट आगे बढ़ा, फिर देखिए एस से जो वैल्यू आया उसको फिर से मैंने नैंड गेट में सेट किया, इसको भी यहाँ से आर जो आया उसको भी नैंड गेट पे सेट किया, फिर यहाँ से जो रिजल्ट इसका रिजल्ट जो आएगा उसको मैंने इस एस के नैंड गेट के साथ लगा दिया हूँ और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने इस आर नैंड के साथ लगा दिया हूँ और यहाँ से फिर हम लोग का क्यू डैश और मतलब क्यू और क्यू डैश का वैल्यू आएगा। यहाँ पे Q1 लिखा हुआ है पर आप उसको क्यू डैश मतलब क्यू और क्यू डैश कर सकते हो। तो ये हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप, सिंपल याद कर लीजिए। ठीक है, ये होता है लॉजिक डायग्राम। अब देखिए ट्रुथ टेबल, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो एस और आर इनपुट होगा, वैल्यू वही 0 0 0 0 1 0 1 है ना, पता है 0 0 1 1 0 1 0 1 वही इनपुट कैसे देते हैं वो आपको पता है ना। अब देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि भाई आउटपुट कैसा आता है, तो हम लोग को ये आउटपुट नेक्स्ट टर्म बताने के लिए होता है, समझे। अच्छा, एस आर फ्लिप फ्लॉप को ऐसा समझिए ना, हमेशा आप कभी भी फर्स्ट टर्म नहीं कर रहे हो, मतलब फर्स्ट स्टेप नहीं कर रहे हो, हमेशा आप सेकेंड स्टेप कर रहे हो। यानी कि आप जब थॉट भी करोगे, एग्जाम्पल भी लोगे, तो आप समझोगे सेकेंड स्टेप कर रहे हो, इससे पहले कोई वैल्यू आया है, आंसर आया है, इस तरह से, समझे। तो यहाँ पे भी एस आर हो गया, ये देखिए Q नॉर्मल आउटपुट होता, तो यहाँ पे देखिए Q1 + 1 यानी कि ये नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट है, यानी कि Q इससे पहले आया होगा, उसके बाद ना Q1 + 1 हुआ है ना, तो पहले Q1 कोई आउटपुट होगा, तो हमेशा आपको इसी ढंग से सोचना है कि आप नेक्स्ट टर्म का देख लो, इससे पहले कोई आउटपुट आया होगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए जब S और R दोनों 0 0 रहता है तो हम लोगों का Q1 का वैल्यू आता है, ये हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टर्म के लिए Q1 + 1 के हम लोग का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म का नेक्स्ट पोजीशन का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जब हम लोग का S और R 0 0 रहता है तो हम लोग का Q1 का वैल्यू आता है, यानी कि ये जो नेक्स्ट पोजीशन है इससे पहले जो वैल्यू था ना वही हम लोगों का जब S और R 0 0 रहता है तब आता है यहाँ पे, समझे। यानी कि टेक्निकली क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म पे हम लोगों का पहला वाला प्रीवियस वाला जो वैल्यू है वही होल्ड करता है, यानी कि Q1 वाला वैल्यू ही होल्ड करता है। ठीक है, याद रखिएगा, वो सेकंड स्टेप कर रहे हैं, इससे पहले कोई आउटपुट आ चुका है, ऐसे सोचिएगा, है ना। फिर देखिए S और R जब हम लोग का S 0 रहता है और R 1 रहता है तो हमेशा S पे जो वैल्यू है, समझे, इसको नॉर्मल समझिए, जब ये 0 0 और 1 1 को हटा दीजिए, अब यहाँ पे देखिए जब S 0 है और R 1 है तो हमेशा जो नेक्स्ट पोजीशन होता है यानी कि Q1 + 1 पे क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगा, यानी कि S पे जो है वही आएगा, और इसको हम लोग कहते हैं क्या है, स्टेटस, तो इसे कहते हैं रीसेट। ठीक है, फिर जब हम लोग का S पे 1 रहेगा और R पे 0 रहेगा तो तब हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, टेक्निकली फिर से वही जो S पे है वही वैल्यू आया है, इसलिए मैं बोला हूँ कि 0 1 1 0 जब रहेगा तो जो S पे रहेगा वही वैल्यू आएगा। तो ये 0 था तो देखिए 0 आया, ये 1 था तो 1 आया, समझे। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग स्टेटस कहते हैं सेट। तो ये हो गया। अब देखिए जब हम लोग का 1 और 1 रहता है, दोनों S और R 1 पे रहता है तो ये हम लोग का इनवैलिड हो जाता है। SR में यही दिक्कत था कि बाकी सब पे तो वैल्यू फाइंड कर ले रहा है, लेकिन जब 1 1 होता है तब हम लोग का ये इनवैलिड हो जाता है, इसीलिए इसके बाद शायद JK फ्लिप फ्लॉप आया था, तो वो सबको प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ये सब चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्रुथ टेबल, सिंपल समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें देख लेते हैं कि ये जो लॉजिक डायग्राम है कैसे काम करता है। जब हम लोग का S 1 रहता है और R 0 रहता है तो मैंने क्या बोला था, द फ्लिप फ्लॉप इज सेट एंड Q इज 1, है ना।
जब हम लोग का एस क्या है 1 रहेगा और आर 0 रहेगा तो क्या रहेगा, हम लोग का फ्लिप फ्लॉप क्या रहेगा, सेट कहलाएगा, और क्यू का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, मतलब वही जो एस पे है वही आ रहा है। फिर वही जब एस 0 रहेगा और आर 1 रहेगा, यानी कि एस 0 रहेगा आर 1 रहेगा, तो फिर से जो एस पे वही आएगा, यानी कि फ्लिप फ्लॉप रीसेट कहलाएगा, और क्यू पे कौन सा वैल्यू आएगा, तो 0 वैल्यू आएगा, है ना। जब हम लोग का एस 0 और आर 0 रहेगा तो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, हम लोग का होल्ड करेगा प्रीवियस स्टेट को, है ना। यहाँ पे भी देखिए जब हम लोग नेक्स्ट टर्म क्लिक करें तो Q1 आएगा, यानी कि प्रीवियस वाला जो वैल्यू है वही होल्ड कर रहा है ना। और जब 1 और 1 रहेगा दोनों, तो हम लोग का आउटपुट अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ट्रुथ टेबल लिखा, इसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा भी दिया है। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रुथ टेबल के बारे में और लॉजिक डायग्राम के बारे में। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और ये पूछा था ना हम लोग से, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ये एग्जिस्टेशन टेबल। हालांकि ये लॉजिक डायग्राम और मतलब ट्रुथ टेबल के बारे में नहीं पूछा था, फिर भी मैंने ट्रुथ टेबल बता दिया क्योंकि आगे मेरे को इसका नीड पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तो ये क्या बनता है, वही एस आर। देखिए नॉर्मल ट्रुथ टेबल में क्या होता है, 2 इनपुट रहता है, उसके बाद आउटपुट आ रहा है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या है, हम लोग को 3 इनपुट लेना होगा। तो 3 इनपुट क्या रहेगा, एस आर और क्यू एन, यानी कि जो प्रीवियस टर्म था, और उसके बाद आउटपुट क्या रहेगा, तो क्यू एन प्लस 1, यानी कि नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट पोजीशन होता है वो जो इसके लिए भी हम लोग फाइंड करे थे वही। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में भाई हम लोग को प्रीवियस टर्म को भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का 3 इनपुट है, एस आर और क्यू एन। तो ये क्या हो गया, 3 वेरिएबल्स हो गया, यानी कि 2 का पावर 3, यानी कि 8 इनपुट्स हम लोग का इसके अंदर बनेगा। तो 8 के लिए क्या बनता है, जब 2 के लिए था तो क्या हो गया था, 2 के लिए था तो 2 0 2 1, और उसके बाद फिर 0 1 0 1 हो गया था। तो जब यहाँ पे 8 के लिए है तो क्या होगा, पहले 4 0, तो 0 0 0 0, और फिर 4 1 1 1 1, फिर नेक्स्ट वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, इसका भी आधा, यानी कि 4 0 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 0 2 1, फिर 2 0 2 1, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो इस तरह से हम लोग का ये इनपुट होता है, ये सब खैर आपको पहले से पता होगा, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग का क्यू एन प्लस 1, यानी कि आउटपुट में कैसे आउटपुट आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से वही देखेंगे एस और आर, ठीक है। हम लोग को अभी क्यू एन पे नहीं ध्यान देंगे, पहले एस और आर पे ध्यान देते हैं इसमें आउटपुट के लिए। तो देखिए जब एस आर 0 है और आर 0 है, तो मैंने ट्रुथ टेबल में क्या बोला था, जब एस 0 रहता है आर 0 रहता है तो वैल्यू होल्ड करता है, यानी कि नेक्स्ट टर्म वाला वैल्यू पे प्रीवियस वाला ही वैल्यू होल्ड किया रहता है। तो यहाँ पे भी देखिए एस 0 है और आर 0 है, तो और यहाँ पे क्यू एन क्या है, 0 है, तो हम लोग का नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोले थे एस और आर पे जब वैल्यू रहता है तो वो होल्ड करता है, यानी कि ये जो प्रीवियस वाले वैल्यू पे है उसका मतलब ये जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है इस पे प्रीवियस वाला वैल्यू रहता है, और प्रीवियस यानी Q1 पे क्या है, तो 0 है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे भी 0 हो गया। समझ गए ट्रुथ टेबल से। आप इसको ऐसे मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि, है ना, ट्रुथ टेबल से समझो। 0 0 रहता है तो भाई वैल्यू होल्ड करता है, इसलिए Q1 पे जो है वही हम लोग का Q1 प्लस 1 पे भी चला गया। फिर देखिए S 0 है फिर R 0 है, तो वही देखिए S और R दोनों 0 0 है, तो फिर से क्या, जो Q1 पे है वही वैल्यू होल्ड करेगा। तो यहाँ पे Q1 पे क्या है, 1 है, तो इसलिए Q1 प्लस 1 पे भी 1 ही हो गया। ठीक है, सिंपल होल्ड करने वाली बात है, वो ध्यान दो। अब देखो S पे 0 है और R पे 1 है। मैंने क्या बोला था, अगर जब डिफरेंट होता है 0 और 1 होता है तो हमेशा S वाली वैल्यू ही आ जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए S पे 0 है R पे 1 है, तब ये Q1 पे क्या है छोड़ दो, नहीं फर्क नहीं पड़ता। तो S पे 0 है और R पे 1 है, तो इसलिए हम लोग का Q1 प्लस 1 यानी आउटपुट पे क्या आएगा, 0 आएगा, S वाली वैल्यू, है ना। यहाँ पे भी देखिए जब S पे 0 था R पे 1 था तो हम लोग का S वाला वैल्यू ही आउटपुट में आया था, तो इसलिए बोला यहाँ पे भी जब S का वैल्यू 0 है R का वैल्यू 1 है तो आउटपुट S ही आएगा, मतलब 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए S का वैल्यू 0 है R का वैल्यू 1 है, फिर से अलग अलग है, तो फिर से भाई Q1 पे क्या है उससे मतलब नहीं है, S का वैल्यू ही आ जाएगा आंसर में, तो ये हो गया 0। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए S का वैल्यू 1 है R का वैल्यू 0 है, तो मैंने क्या बोला था वहीं पे देखिए जब 1 रहता है 0 रहता है तो भी S पे जो वैल्यू होता है वही आता है, यानी कि 1 का 1 हो गया। तो यहाँ पे भी R पे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब Q1 पे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 0 है तो मतलब S पे 1 है तो 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 1 0, फिर से S पे 1 है तो भाई एज इट इज 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 1 है, ठीक है, यानी S और R पे 1 है, तो जब 1 1 होता है तो क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोग का 1 1 है, तो Q1 पे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग का इनवैलिड हो गया। फिर यहाँ पे भी देखिए S और R दोनों 1 1 है, तो इसलिए इनवैलिड हो गया। इसलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ये हम लोग का ट्रुथ टेबल से ही बनता है, इसलिए मैंने आपको ट्रुथ टेबल पहले बताया। समझे, सिंपल, आपको होल्ड करना है किस पे ये करना है वो समझे यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखिए टेक्निकली क्या हुआ, ये स्टार्टिंग का जो ये दोनों आया 0 और 1, ये हम लोग का होल्ड कर रहा है वैल्यू, है ना, यानी कि जो प्रीवियस पे था वही आ गया। फिर यहाँ पे जब S 0 0 है
तो यहाँ पे जब ये दोनों जो जीरो आया ये हम लोग का क्या हो गया, रीसेट कहलाया है ना, स्टेट रीसेट। फिर ये जो 1 1 आया है ये हम लोग का सेट कहलाया है ना, स्टेटस सेट कहलाया, और ये दोनों इनवैलिड है ना। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक टेबल। आपको इसको लिखने की बस इतना लिखो, हो गया, इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता है। फिर जो है एग्जिस्टेशन टेबल, तो ये क्या होता है, एग्जिस्टेशन टेबल मतलब कि इसको ना आउटपुट के नज़रिए से देखना होता है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, एस और आर हम लोग इनपुट दे रहे थे और Qn और Qn+1 हम लोग का आउटपुट आ रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग Qn और Qn+1 के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए Qn और Qn+1 को हम लोगों ने इनपुट के तौर पे लिया है, तो वही वैल्यू डालेंगे 0 0 1 1 0 1 0 1 है ना। और इसका आउटपुट क्या आएगा, एस और आर, जो हम लोग का अब तक इनपुट था वो इसका आउटपुट हो गया है ना। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हम लोग का ये टेबल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए Qn और Qn+1 0 0, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि Qn और Qn+1 0 0 कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ 0 और 0 है, और कहाँ है 0 और 0, तो और कहीं नहीं है, तो सिर्फ एक ही जगह है 0 और 0। तो यहाँ पे देखिए S का वैल्यू क्या है 0 और R का वैल्यू क्या है 0 है ना। अच्छा और कहीं 0 0 है, हाँ है, तो देखो ये एक 0 0 है Qn और Qn+1 पे, और एक यहाँ पे भी तो है, देखो 0 और 0 है ना। तो इससे आप क्या समझे कि ये दो जगह पे 0 0 है, तो ये तो हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग ये दोनों पार्ट में, तो देखिए ये वाला जो 0 0 है इसमें S का वैल्यू 0 है और R का वैल्यू भी 0 है, लेकिन यहाँ पे जो 0 0 है इसमें S का वैल्यू 0 है और R का वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखिए R का वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पे 0 था यहाँ पे 1 हो गया, और S का वैल्यू दोनों में सेम है, इसलिए इसका जो आउटपुट है S पे तो 0 ही आएगा क्योंकि S दोनों पे सेम है, लेकिन R का वैल्यू 0 से यहाँ पे 1 हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए R हम लोग का इनवैलिड हो जाएगा, समझे। तो इसलिए मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एग्जिस्टेशन टेबल बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है 0 और 1, यानी कि Qn पे 0 और Qn+1 पे 1। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट में देखेंगे 0 और 1 कहाँ पे है, तो 0 और 1 0 और 1 यहाँ पे है, देखिए ये वाले पार्ट में है ना, Qn और Qn+ पे 0 और 1 है। तो यहाँ पे देखिए एक ही है 0 और 1, और कहीं नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, S पे 1 है और R पे 0 है, तो वो एज इट इज आएगा S पे 1 R पे 0, और कोई है ही नहीं क्योंकि 0 1 वाला, ताकि हम लोग वहाँ पे कंपेरिजन कर सकें। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है 1 और 0, तो फिर हम लोग चेक करेंगे 1 और 0 कहाँ है इसमें, तो 1 और 0 1 और 0, ये देखिए यहाँ पे है 1 और 0 है ना, और कहीं पे है क्या 1 और 0 नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी जो S और R का वैल्यू है, यानी कि S 0 है और R 1 है, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा S 0 R 1। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है 1 1 है ना, तो यहाँ पे 1 1 वाला चेक करेंगे कि 1 1 वाला आउटपुट कहीं पे है, तो 1 1 वाला आउटपुट ये देखिए 1 1 वाला यहाँ पे है ना, और कहीं पे, तो ये देखिए यहाँ पे भी है 1 1 वाला, यानी कि इस दो जगह पे है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, तो जब ये 1 1 वाला पे है तो यहाँ पे S क्या है 0 और R है 0, और ये जो 1 1 वाला है यहाँ पे S क्या है, तो 1 और R क्या है 0। तो यहाँ देखिए S का वैल्यू बदल रहा है, यहाँ पे 0 था यहाँ पे 1 हो गया है, तो ये बदल रहा है, लेकिन R का वैल्यू 0 का 0 है, तो इसलिए यहाँ पे R का वैल्यू 0 पे 0 देगा, और S का वैल्यू बदलने की वजह से ये हो गया हम लोग का इनवैलिड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जिस्टेशन टेबल को भी बना दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए सब कुछ देख लिए, लॉजिक डायग्राम देख लिए, ट्रुथ टेबल देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लिए, एग्जिस्टेशन टेबल, सब कुछ देख लिया, समझे। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने सब कुछ पढ़ लिया इसमें, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 3 का क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग 2 का सारा देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, मैं सब ले आऊँगा, सेकंड फर्स्ट का मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, फर्स्ट का सेकंड का भी सभी लेके आ जाऊँगा, तो आप ज़रूर चैनल पर बने रहिए। MCS 12 का भी ज़रूर देख लीजिएगा, ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।